अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। लास्ट टाइम हमने जनरल डिस्कशन किया था क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और इनकी फिर फर्दर एग्जांपल्स को हमने देखा था। आज हम एक क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, अगर ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है तो इसका स्टेशनरी फेस क्या होगा? लिक्विड होगा। क्या है सेकंड पॉइंट हम रख सकते हैं, इट्स स्टेशनरी फेस इज लिक्विड। कौन सा लिक्विड है? हम तो कह रहे हैं कि ये तो हम यूज़ कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी कि एक हम पेपर लेंगे, उसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी को डेवलप करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो ये पेपर है, इसके ऊपर हमने क्रोमेटोग्राफी करनी है, तो ये हमारा स्टेशनरी फेस लग रहा है और वो क्या है? सॉलिड है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। क्या है ये हमारे पास? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। अगर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है तो स्टेशनरी फेस क्या है? लिक्विड है। कौन सा होगा? लिक्विड होगा। अब इसके अंदर पेपर के अंदर कौन सा का फेस होगा? इसके अंदर पेपर तो हम कहते हैं कि सॉलिड है, पेपर जो हमें नज़र आता है। फिर किस तरह हमारे पास है कि इसका स्टेशनरी फेस क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे कि जो पेपर किसका बना होता है? मेड ऑफ सेलुलोज का बना होता है। क्या बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और इस पेपर के अंदर क्या होती हैं? स्पेसिस होती हैं। क्या होती हैं? स्पेसिस होती हैं। वो क्या कैरी करती हैं? वाटर कैरी करती हैं। क्या करती हैं? जो वाटर कैरी करती हैं। इसी वाटर के क्या सर्व करेगा? एज ए स्टेशनरी फेस सर्व करता है। क्या करता है? स्टेशनरी जो फेस सर्व करेगा, क्या वाटर सर्व करेगा। और वाटर क्या है हमारे पास? लिक्विड है। लिक्विड है तो स्टेशनरी फेस लिक्विड है तो कौन सी क्रोमेटोग्राफी होगी? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगी। कौन सी होगी? पार्टीशन। इट्स स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। अब इसके अंदर क्या है? हम कहते हैं कि वाटर हमारे पास है, स्टेशनरी फेस विच इज प्रेजेंट इन पेपर, यानी कि पेपर के अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है। ये हमारे पास सर्व करता है कितना? एक हमारे पास सिंपल पेपर है, इस पे भी अप टू 17% क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कितने अप टू 17% तक क्या हो सकता है? इसके अंदर वाटर हो सकता है। जो 17 अप टू 17% जो वाटर प्रेजेंट है, वही क्या सर्व कर रहा है हमारे पास? एज ए स्टेशनरी फेस हमारे पास सर्व कर रहा है। इसी स्टेशनरी फेस के ऊपर क्या मूव करेगा हमारे पास? मोबाइल फेज यूज़ करेगा। अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या हमने बेसिक देखा है कि ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है और इसके अंदर स्टेशनरी फेस क्या है हमारे पास? लिक्विड है। क्या है हमारे पास? लिक्विड है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कितने वेज के अंदर क्या कर सकते हैं? कैरिड आउट करवा सकते हैं कि कितने तरीके हैं हमारे पास? तो तीन मेथड है हमारे पास कि जिसके मदद से हम क्या करवा सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को फॉलोअप करवा सकते हैं। एक है हमारे पास असेंडिंग टेक्निक, असेंडिंग मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है? डिसेंडिंग है। ये कौन से मेथड हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैरी आउट करवाने के लिए, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास क्या है? इसे रेडियल भी कहते हैं और सर्कुलर भी कहते हैं, सर्कुलर मेथड, ठीक। कितने मेथड हैं? असेंडिंग मेथड के टेक्निक के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैरी आउट करवा सकते हैं। डिसेंडिंग मेथड के थ्रू हम करवा सकते हैं और रेडियल या सर्कुलर मेथड के थ्रू भी हम इसको करवा सकते हैं। इनमें डिफरेंट क्या होगा कि असेंडिंग मेथड क्या है?
डिसेंडिंग मेथड क्या है, या रेडियल या सर्कुलर मेथड हमारे पास क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी को कैरी आउट करवाने के लिए, ठीक है। अब असेंडिंग मेथड जो है, तो असेंडिंग मेथड के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सॉल्वेंट है, जो जिसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को, और जो सल्यूट है वो अपवर्ड मूव करेगा। कहाँ पर मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग टेक्निक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, असेंडिंग। डिसेंडिंग टेक्निक क्या होती है कि ऐसे टेक्निक जिसके अंदर से हमारे पास जो सैंपल हमने लिए हैं यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगा। डिसेंडिंग टेक्निक में क्या पर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। अपरेटस डिफरेंट होगा कि हमने इसको असेंडिंग के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे, डिसेंडिंग के लिए क्या होगा कि अब जो टैंक वगैरह है उसका डिफरेंट तरतीब के साथ करेंगे, ठीक है। और रेडियल या सर्कुलर मेथड क्या है कि इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक जो क्रोमेटोग्राम लेंगे, जो हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे, वो क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। वो किसके अंदर होगा, सर्कुलर फॉर्म के अंदर। और इसको इसके तरह कर देंगे। अब इसको इस तरह रेडियल फॉर्म के अंदर होगा। किस फॉर्म के अंदर होगा, रेडियल या सर्कुलर फॉर्म के अंदर होगा। अब इसके अंदर हम इस पॉइंट्स के ऊपर क्या कर देंगे, जो अपना सैंपल लगा देंगे जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो इस तरह मूव करेगा ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसको हम पैटी डिश के अंदर ले लेते हैं, सारा सॉल्वेंट इसी तरह होगा। दूसरा है, इसके वजह से ऐसे आउटवर्ड की तरफ इसकी मूवमेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर मेथड है। असेंडिंग मेथड में क्या होगा कि डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करेगा। और डिसेंडिंग में क्या होगा हमारे पास, अपवर्ड से डाउनवर्ड। और रेडियल या सर्कुलर में क्या होगा, जो हमारे पास सर्कुलर के अंदर जैसे हमने पोजीशन को वाज़े किया है, तो मूवमेंट होगा। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे, जो नंबर 1 है, असेंडिंग मेथड को ही डिस्कस करेंगे। असेंडिंग मेथड कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जिसके अंदर जो हमारे पास सल्यूट के पार्ट जिसको हमने सेपरेट करना है, वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेगा, यानी कि अपवर्ड उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, असेंडिंग मेथड यूज़ करेंगे। असेंडिंग मेथड को यूज़ करने से पहले हम दो टर्म्स को यूज़ कर डिफाइन कर लेते हैं कि स्टेशनरी फेज क्या है, कौन सा यूज़ करेंगे। इसमें स्टेशनरी फेज कौन सा होगा हमारे पास, वाटर होगा। ये मिस्टेक कर रहे हैं आप। कौन सा वाटर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ये एमसीक्यूज आता है कि स्टेशनरी फेज क्या है हमारे पास इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो क्या है हमारे पास, वाटर है। कौन सा वाटर है, जो पेपर के अंदर एब्जॉर्ब है, पेपर के अंदर जो एब्जॉर्ब है, वो वाटर एज ए सर्व करेगा हमें। क्या सर्व कर रहा है, स्टेशनरी फेज। और सेकंड क्या है हमारे पास, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होगा हमारे पास, मोबाइल फेज इट में बी अ सिंगल सॉल्वेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, सिंगल सॉल्वेंट हो सकता है। कोई भी सॉल्वेंट हम लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसको हम ले सकते हैं, सिंगल सॉल्वेंट हो सकता है। और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं, सोल्यूशन जिसे डिफरेंट मिक्सचर को, सॉल्वेंट्स को हमने ऐड कर फिर अपना मोबाइल फेज बनाया। क्या हो सकता है, सिंगल सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। कब क्या किस तरह हम यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट या नेचर ऑफ सैंपल विच इज सेपरेटेड। कि हमने सिंगल सॉल्वेंट यूज़ करना है या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करना है, किस पे डिपेंड करेगा कि जिस सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस सैंपल को हम एनालाइज कर रहे हैं क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, इसकी बेस के ऊपर हम अपना मोबाइल फेज को अपना क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्योंकि जिस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो हमने सैंपल्स अपना कैरिड आउट करवा रहे होते हैं, उसके अंदर 2 या 3 से कंपोनेंट होते हैं। हो सकता है एक कंपोनेंट एक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल हो, वह ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, दूसरा दूसरे में हो सकता है, तीसरा तीसरे में। इसलिए हम मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। किसको, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल सॉल्वेंट में हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं,
ऐसे एथेनॉल ले रहे हैं हम, या प्रोपानॉल ले रहे हैं, या आइसोप्रोपानॉल ले रहे हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा कि हम एसीटोन भी ऐड करेंगे, मेथनॉल भी ऐड करेंगे, एसिटिक एसिड भी यूज ऐड करेंगे, यानी कि डिफरेंट सॉल्वेंट्स को हम ऐड कर फिर अपना मोबाइल फेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मोबाइल फेस बनाएंगे। किस पर डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ सैंपल्स के ऊपर, कि किस नेचर के ऊपर हम करते हैं। अब प्रोसीजर को हम कैरिड आउट करवाते हैं किस टेक्निक के लिए? असेंडिंग मेथड्स की। प्रोसीजर किसके लिए? असेंडिंग टेक्निक के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक क्रोमैटोग्राफिक टैंक लेंगे। क्या लेंगे? क्रोमैटोग्राफिक टैंक लेंगे या जार लेंगे, एक या क्रोमैटोग्राफिक टैंक लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? क्रोमैटोग्राफिक, ये एक हमने क्रोमैटोग्राफिक टैंक ले लिया। बीकर के अंदर भी कर सकते हैं कि अगर हम सिंपल से कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि टैंक हमारा जहन में आएगा कि बहुत ही बड़ा होगा। तो टैंक हम एक चैम्बर को कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा चैम्बर ले सकते हैं जिसको हम कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ले सकते हैं एक 1 लीटर वाला बीकर लेके, 1 लीटर वाला संभाल नहीं, 1 लीटर वाला बीकर लेके भी हम इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। और इसके लिए स्पेसिफिक जो होता है डिज़ाइन होता है, वो क्रोमैटोग्राफिक टैंक भी होता है, जिसके अंदर वो शीशे का बना हुआ होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्रोमैटोग्राफिक टैंक लेंगे। अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? ऐड क्या करेंगे? मोबाइल फेज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? मोबाइल फेज ऐड करेंगे। मोबाइल फेज को हम इलुएंट भी कहते हैं। मोबाइल फेज को हम क्या कहते हैं? इलुएंट भी कहते हैं। किसके अंदर ऐड करेंगे? क्रोमैटोग्राफिक टैंक के अंदर। किसके अंदर ऐड करेंगे? क्रोमैटोग्राफिक ऐड के अंदर, टैंक के अंदर ऐड कर देंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इस जो हमने मोबाइल फेज ऐड करने के बाद क्या करेंगे? इसको कवर अप कर देंगे। क्या करेंगे? कवर अप कर देंगे विद लिड। किसको? इस टैंक को हम क्या कर देंगे? कवर अप कर देंगे। मोबाइल फेज इसके अंदर है, मोबाइल फेज ऐड करने के बाद इसको कवर अप कर देंगे। कितने? अपना अब स्ट्रिप ऐड करने से पहले या पेपर क्रोमैटोग्राफी ऐड करने से पहले हम इसको कवर अप कर देंगे। कितने मिनट के लिए? 15 to 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके लिए क्या होगा? क्यों इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो इसका एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाए? होमोजेनाइज हो जाए। क्या हो जाए? होमोजेनाइज हो जाए, कि इसके अंदर सारे का सारा एनवायरनमेंट, ये नहीं है कि यहाँ पर और है और यहाँ पर और है। थोड़ी देर के बाद जब क्या हो जाएगा? ये होमोजेनाइज हो जाएगा। कितनी देर के लिए? 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर अप कर देंगे। जब तक इस टाइम के अंदर क्या हो रहा होगा? ये होमोजेनाइज हो रहा होगा। हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप ले लेंगे इस वक्त तक। उस वक्त हम अपना क्रोमैटोग्राफिक जो पेपर है उसको तैयार कर लेंगे। कौन सी? एक स्ट्रिप लेंगे, पेपर स्ट्रिप लेंगे। कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड बना दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने 20 सेंटीमीटर ही लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त ही 20 सेंटीमीटर लेंगे। ये डिपेंड करता है हमारा क्रोमैटोग्राफिक टैंक के ऊपर। किसके ऊपर? क्रोमैटोग्राफिक टैंक के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर हमारा क्रोमैटोग्राफिक टैंक की लेंथ ही कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, छोटा हमारे पास क्रोमैटोग्राफिक टैंक है, 20 सेंटीमीटर का है, तो हम 20 सेंटीमीटर का तो नहीं ले सकते ना। फिर क्या लेंगे? कम लेंगे। हमने एडजस्ट इसी के अंदर करना होता है। लेकिन हम जो स्टैंडर्ड क्या लेते हैं, बना लेते हैं कि स्ट्रिप लेंगे 20 सेंटीमीटर की, पेपर स्ट्रिप लेंगे। और कौन सी होगी वो? वाटमैन नंबर 1। ये जो पेपर हम यूज़ करेंगे ना, ये उसका यानी कि पोर साइज़ के ऊपर या क्वालिटी के ऊपर है कि कौन सा यूज़ करेंगे। कौन सा स्ट्रिप जिसमें से हम कट करेंगे वो क्या होगा? वाटमैन नंबर 1 पेपर लेंगे, ठीक है। पेपर स्ट्रिप लेने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे? बेस लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? बेस लाइन ड्रा करेंगे। जैसे सपोज ये एक हमारे पास क्या है? स्ट्रिप है। किसकी स्ट्रिप है ये? वाटमैन नंबर 1 की स्ट्रिप है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब इसकी बेस लाइन ड्रा करेंगे। किससे ड्रा करेंगे? लेड पेंसिल से ड्रा करेंगे। किस पर? लेड पेंसिल से ड्रा करेंगे। अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर करेंगे। कितने?
2.5 सेंटीमीटर की लेड पेंसिल से बेस लाइन ड्रा कर देंगे। किसके लिए? बेस लाइन ड्रा करेंगे। इसलिए ड्रा करते हैं कि जब हम अपना सैंपल स्पॉट करेंगे ना, वो एक ही लाइन के अंदर हो, ऊपर ना हो या नीचे ना हो। कि हमने पॉइंट ले लिया कि इसके ऊपर ही हम अपना सैंपल करेंगे। तो पहले स्ट्रिप ली हमने 20 सेंटीमीटर की, बेस लाइन ड्रा करेंगे लेड पेंसिल से, कितने? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एक पॉइंट पे करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे क्या करेंगे? हम स्पॉट करेंगे सैंपल स्पॉट्स। किस पे सैंपल स्पॉट करेंगे? बेस लाइन के ऊपर। किसके ऊपर? बेस लाइन के ऊपर। यानी कि बेस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे? अपना सैंपल यूज़ करेंगे। ये यूज़ करते हैं हम कैपिलरी ट्यूब के जेट से, यानी कि बिल्कुल फाइन उसका जेट बनाकर फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे। सपोज करा कि हमने 3 सैंपल अपने ऐड कर दिए 3 पॉइंट के ऊपर। एक इस पॉइंट पे कर दिया है, एक इस पॉइंट पे कर दिया है, एक इस पॉइंट पे। ठीक है। अब पहला स्टेप क्या हो गया? हमने यानी कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक को होमोजेनाइज कर लिया आफ्टर एडिंग अ इलुएंट या मोबाइल फेज। दूसरे पे हम क्या कर रहे हैं? अपना पेपर जिसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राफी करवानी है उसको प्रिपेयर करवाने हैं, वो हमने लिया 20 सेंटीमीटर और बेस लाइन ड्रा करा और सैंपल इसके ऊपर क्या कर दिया? हमने स्पॉट कर दिया। अब जब सैंपल स्पॉट कर दिए, इसको फ़ौरन से क्या ऐड नहीं कर देंगे इसके अंदर, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। फ़ौरन से इसको हम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? हम इसे ड्राई करेंगे कुछ वक्त के लिए। ऐसे हवा में थोड़ा सा इसे हिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसको हैंग करेंगे। किसके अंदर? या सस्पेंड करेंगे। किसके अंदर सस्पेंड करेंगे? इन क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। किसको सस्पेंड कर रहे हैं? जो हमारा पेपर जिसके अंदर हमने सैंपल लगाया, इसको जब हम इसके अंदर हैंग करेंगे तो बड़ी एहतियात से करेंगे इसको ना। ये पेपर है, ठीक है। पेपर को हमने हैंग करनी है स्ट्रिप की मदद से। अब इसको हैंग करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमने कि इसकी दीवारों की जो वाल्स है ना, इसके साथ भी अटैच नहीं करवाना, और बॉटम के अंदर भी इसकी जो बॉटम है ना, इसका जो जार का, इसके साथ भी हमने इसको अटैच नहीं करवाना। अब इसके अंदर क्या है? मोबाइल फेस है हमारा। अब इस मोबाइल फेस के अंदर ये इसको डिप होना ज़रूरी है। किसको? पेपर का एक एंड को डिप होना ज़रूरी है। लेकिन इतना डिप करें कि जो हमारी बेस लाइन है ना, बेस लाइन जो हमने करी है, बेस लाइन क्या है कि जिसके ऊपर हमने अपना सैंपल को स्पॉट करा है, वो हमारे मोबाइल फेस से क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। पॉइंट समझ आया ये? कि ये हमारे पास जो बेस लाइन हमने जो ड्रा की थी, किसने? 2.5 सेंटीमीटर की, इसको जब हम सस्पेंड करेंगे किस अपने पेपर को अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर, जिसके बॉटम के अंदर क्या है कि हमारे पास मोबाइल फेस है। मोबाइल फेस के अंदर डिप तो होनी चाहिए जो स्ट्रिप है, लेकिन जो हमारा क्या है, जो बेस लाइन है, ये वाली बेस लाइन है, ये क्या होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए इसकी सरफेस। कि अगर हमने ये 2.5 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस लिया था ना, तो 1 सेंटीमीटर तक हम इसको क्या कर देंगे? डिप कर देंगे। किसके अंदर डिप कर देंगे? मोबाइल फेस के अंदर। किसके अंदर कर देंगे? मोबाइल फेस के अंदर। ये प्रोसीजर हमारा क्या हो गया कि कंप्लीट हो गया। इसके अंदर अब ये कैरिड आउट होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? कैरिड आउट होना शुरू हो जाएगा। किस तरह कि अब क्या होगा कि मोबाइल फेस रन करेगा। किसके ऊपर रन करेगा? स्टेशनरी फेस के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेशनरी फेस के ऊपर ये रन करेगा। किसके ऊपर? स्टेशनरी फेस के ऊपर। और किस एक्शन से ये मूव कर रहा है? ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी की जो मूवमेंट हो रही है वो किसके अंदर? कैपिलरी एक्शन पढ़ा था बायो के अंदर, आप पढ़ते हैं कि रूट से क्या होता है कि वाटर जो हमारे पास होता है और अपवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। इसी तरह यही हमारे पास कैपिलरी एक्शन हो रहा होगा किसके अंदर? ये था। जब मोबाइल फेस रन करेगा किसके ऊपर? स्टेशनरी फेस के ऊपर। जो स्टेशनरी फेस के ऊपर जब ये रन करना शुरू हो जाएगा,
ये रन करना शुरू हो जाएगा। ऐसे ये हमारा मोबाइल फेज इसके ऊपर रन करेगा। जैसे ही ये बेस लाइन से गुजरेगा तो ये जो छोटे छोटे से जो हमने सैंपल स्पॉट करे थे ये भी अपवर्ड मूव करना शुरू कर जाएंगे। किसके साथ? मोबाइल फेस के ऊपर ही ये मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब ये मूव करना शुरू हो गया, जैसे जैसे ये मूव करना शुरू हो गया तो कब तक इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाएंगे कि जब तक ये हमारे पास इसको 4 यानी कि पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे कि हमारा जो सॉल्वेंट जो मूव कर रहा है ना, सॉल्वेंट फ्रंट मूव कर रहा है वो 3/4 होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हमने सारा ही मूव करवा दिया कि जो सॉल्वेंट फ्रंट है और ये सैंपल है हमारे जो पेपर है इससे बाहर जाने लग जाए। इससे क्या होने लग जाए? बाहर। तो हमने देखना है कहाँ तक कि इसके 3.4 यानी कि 3/4 पॉइंट तक, जहाँ तक सॉल्वेंट मूव करने लग जाएगा तो हम इसको स्टॉप करके अपने सैंपल को क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। कब तक? 3/4 पॉइंट तक पहुँचेगा। जब ये बाहर आएगा कि 3.4 तक पहुंचने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्वेंट फ्रंट क्या करेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट को आइडेंटिफाई करेंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट को। सॉल्वेंट फ्रंट क्या है कि वो डिस्टेंस जो सॉल्वेंट ने ट्रेवल करा है, यहाँ से बेस लाइन से यहाँ तक, जो सपोज किया कि इस पॉइंट तक क्या करा है कि सॉल्वेंट ने क्या कर लिया? डिस्टेंस कवर करा है बेस लाइन से ये, तो ये इसका क्या होगा? सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस होगा। किसका होगा? सॉल्वेंट फ्रंट का। फ़ौरन से हम क्या करेंगे? अपने पेंसिल से, लेड पेंसिल से मार्क कर लेंगे। क्यों? ड्राई होने के बाद हमें सॉल्वेंट का जो सॉल्वेंट फ्रंट है ना उसका अंदाज़ा नहीं होगा कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क कर लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट फ्रंट को जब रिमूव करेंगे, सॉल्वेंट फ्रंट जब रिमूव करेंगे तो सॉल्वेंट फ्रंट को मार्क करने के बाद इसको क्या करेंगे? हम ड्राई करेंगे। किसको ड्राई करेंगे? पेपर जो हमने जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी को हमने कैरिड आउट करवाया, इसको हम क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। जब ये ड्राई करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राम कहेंगे। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राम क्या है। कि अपना क्रोमेटोग्राफी कैरिड आउट होने के बाद जब हम उसको पेपर को ड्राई आउट करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अब क्रोमेटोग्राम के ऊपर क्या होगा? क्रोमेटोग्राम के ऊपर क्या होगा कि एक तो हमारे पास क्या है कि जो सैंपल हमने इसके ऊपर स्पॉट किए थे वो डिस्टेंस यानी कि डिफरेंट डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया होगा, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, कि अगर 3 हैं तो हर एक ने अपना अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। अब हर एक को हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे कि कौन कौन सा हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यानी किस तरह करेंगे। तो अगर हमने ये क्रोमेटोग्राम को ड्राई कर लिया, जब क्रोमेटोग्राम को ड्राई कर लिया, अगर हमारे पास सैंपल क्या है, कलर्ड है, तो हम इजीली इसको मार्क कर लेंगे कि ये हमारा सैंपल ए है, ये बी है या सी है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ब्लू कलर है, अपना ब्लैक कलर है या येलो कलर है, कुछ भी कलर आया तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन वो तो इजीली हम कर लेंगे। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास क्या है कि जो हम इसको कर रहे हैं, किसको? सैंपल कलरलेस होता है। क्रोमेटोग्राम हमने जो क्रोमेटोग्राम डिवेल्प होने के बाद जो क्रोमेटोग्राम बन गया है उसके बाद हम देखते हैं उसको हमने सॉल्वेंट फ्रंट भी बना लिया, ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद सैंपल ने मूव करा या नहीं करा हमें नहीं पता चला, तो वो क्या है? कलरलेस सैंपल है। उस कलरलेस सैंपल को हम किस तरह स्पॉट करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। तो उसके लिए हम दूसरे मीन्स यूज़ करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी के लिए अगर हम फिज़िकल मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं हम? फिज़िकल मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिज़िकल मीन्स में क्या हो सकते हैं जो हमारी बुक ने दिया है कि यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाएंगे। किसके ऊपर यूवी रेडिएशन को फॉल करवाएंगे? अगर ये कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस। क्योंकि किस केस के अंदर अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब यूवी लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो वो फ्लोरेसेंट शो करेगा।
ठीक है। इस फ्लोरोसेंट के ब्याह पे हम कह सकते हैं कि इसके ये सैंपल उस जब फ्लोरोसेंट आएगा तो हम उस पर स्पॉट कर लेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फ्लोरोसेंट कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये है फिजिकल मीन्स। और केमिकल मीन्स क्या हो सकता है? केमिकल मीन्स के अंदर ज़राए से हम इस तरह कर सकते हैं केमिकली कि इसके ऊपर क्या करें, निनहाइड्रीन एक हमारे पास कंपाउंड होता है, उसको स्प्रे करें। लुकेटिंग एजेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? लुकेटिंग एजेंट बोलते हैं। डिफरेंट लुकेटिंग एजेंट है। लुकेटिंग एजेंट को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद जो कलरलेस स्पॉट थे वो कलर्ड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं, केमिकल मेथड है। निनहाइड्रीन निनहाइड्रीन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या H2S को भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल्स के तौर पे हम कह रहे हैं कि फिजिकली मींस में हमें क्या है, यूवी रेडिएशंस को फॉल करवाएंगे और वो करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, कैरिड आउट हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि आगे हम देखते हैं कि ये सारा कुछ कैरी आउट करवाने के बाद जब सैंपल ने डिस्टेंस कवर कर लिया, हम किस तरह फाइंड करेंगे कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, कितनी नहीं है। उसके लिए हम इसकी RF वैल्यू फाइंड करते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर क्या फाइंड करते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। उसकी तरफ आते हैं। RF वैल्यू क्या है कि जब हम अपना कोई भी जो क्रोमेटोग्राम हमारा डेवलप हुआ है, अब थोड़ी सी इसकी विड्थ को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक हमारा क्रोमेटोग्राम डेवलप हुआ था। ये क्या ड्रा की थी हमने, बेस लाइन। क्या ड्रा की थी हमने, बेस लाइन। अब ये जब बेस लाइन के ऊपर हमने क्या किया था, डिफरेंट सैंपल अपने स्पॉट किए थे। तो सबसे पहले क्या था कि सॉल्वेंट फ्रंट हमने लिया था। सॉल्वेंट फ्रंट क्या था कि जो मोबाइल फेस ने बेस लाइन से और यहाँ तक मूव करा, सपोज यहाँ तक मूव करा, ठीक है, ये पॉइंट था, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट फ्रंट है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। यहाँ तक इसने मूव करा, किसने मूव करा है, मोबाइल फेस ने। किसने मूव करा है, मोबाइल फेस ने। दूसरा क्या है कि जो हमने सैंपल्स लिए थे, दो सैंपल्स कर लेते हैं कि एक सैंपल जो हमने यहाँ से लिया था उसने मूव किया है यहाँ तक, ठीक है। एक दूसरा सैंपल है वो हम देख रहे हैं कि इसने कहाँ तक मूव करा है, इसने यहाँ तक मूव करा, ठीक। एक और है, इसने कहाँ तक मूव करा है, इसने यहाँ तक मूव किया। अब हर एक जो सैंपल हमने स्पॉट किया था उसने डिफरेंट क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब हम हर एक को मेजर करेंगे कि किसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। और ये किसके ऊपर होगा, इसे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं, RF वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, RF वैल्यू कहते हैं। और RF वैल्यू क्या है कि रेशो है। RF वैल्यू क्या है हमारे पास, रेशो है। किसकी रेशो है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सैंपल, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन, फ्रॉम बेस लाइन, ठीक। ओवर क्या करेंगे हम इसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट फ्रंट कह दें या मोबाइल फेस कह दें, मोबाइल फेस, ठीक है, फ्रॉम बेस लाइन। ये एक रेशो है, इसकी मदद से हम RF वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सैंपल फ्रॉम अ बेस लाइन, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सॉल्वेंट फ्रंट या मोबाइल फेस फ्रॉम अ बेस लाइन। इसकी मदद से हम क्या फाइंड करते हैं, RF वैल्यू फाइंड करते हैं। किस क्या फाइंड करते हैं, RF वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास A सैंपल था, ये हमारे पास B सैंपल था, ये हमारे पास क्या है, C सैंपल है, ठीक है। हमने वो उसको नेम दे दिया। और जो सॉल्वेंट फ्रंट हमने मूव करा है इसको हम नेम दे देते हैं क्या है,
कि ये हमारे पास क्या है, x है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, x डिस्टेंस कवर किया है। और इसने क्या है, A किया, इसने B किया, इसने ये क्या किया है, C किया है। अब हर एक की जो हमारे पास RF वैल्यू है उसको हम फाइंड करेंगे कि रेड स्पॉट की देखते हैं कि सबसे पहले कितना, कोई नाम दे देते हैं। वैसे हमने कह दिया कि ये रेड स्पॉट है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा हमारे पास, इसको A/x कर देंगे। A क्या है कि इस सल्यूट ने या सैंपल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कहाँ से, बेस लाइन से। कहाँ से, बेस लाइन से। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा। और ओवर x, x क्या है कि किसकी रेशो कर रहे हैं कि सॉल्वेंट फ्रंट ने यहाँ से यहाँ तक। दूसरा इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लैक स्पॉट ने कितना डिस्टेंस किया है, तो इसे हम क्या देंगे, B/x कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास क्या आएंगे, ग्रीन, तो इसको C/x। यानी कि हर एक की RF वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। रिटार्डेशन फैक्टर हर एक का क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अब ये इसके लिए हम कहते हैं, ये किससे रिलेट करती है, RF वैल्यू किससे रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। किससे रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, हमने पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या था कि जब हमने देखा कि अपना सल्यूट को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जब क्या होता है कि सल्यूट 2 इमिसिबल लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, एक क्या है कांस्टेंट रेशो के अंदर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरह RF वैल्यू किससे रिलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से। और RF वैल्यू के, ये भी शॉर्ट कोर्स से MCQs आता है, नो यूनिट्स, RF वैल्यू के कोई यूनिट नहीं होता। ये शॉर्ट MCQs आता है कि RF वैल्यू के यूनिट कौन से यूनिट होते हैं, तो इसके यूनिट कोई भी नो यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि इसके यूनिट क्यों नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं सिंपली एक रेशो है और रेशो के यूनिट्स नहीं होते, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि RF वैल्यू कभी भी नेवर एक्सीड फ्रॉम 1, कि 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 या 1 से कम होगी, 1 या 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। RF वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं। 3 पॉइंट है, ये किससे रिलेटेड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से, इसके यूनिट नहीं होते हैं, और ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर देखें कि अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पास सैंपल है, 1 से ज़्यादा होने का मतलब देखें पता है कि जो हमारा सैंपल है कि ये सॉल्वेंट फ्रंट से भी ऊपर मूव कर रहा है, सॉल्वेंट फ्रंट से भी ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो सॉल्वेंट फ्रंट से जो सैंपल है वो कम ही मूव करेगा, सॉल्वेंट फ्रंट ने सबसे ज़्यादा मूव करना है, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा ऑपरेटर्स ठीक नहीं है, या हमने अरेंजमेंट ठीक नहीं की, या कोई कहीं ना कहीं कोई डिफ़िकल्टी आ रही है। क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से जो हमारा सैंपल है वो अपना सॉल्वेंट फ्रंट से बाहर आ गया, अपना जो क्रोमेटोग्राफ हमने डेवलप किया था उससे भी क्या चला गया, बाहर चला गया, उससे भी क्या चला गया, बाहर चला गया। इसलिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू है, RF वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। ये कुछ पॉइंट थे RF वैल्यू के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आप पूछते हैं, ठीक है। अब इसके यूजेस बता देते हैं, किसके यूजेस, क्रोमेटोग्राफी का। पहला तो ये है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर जो हम क्या प्रिपेयर करवाते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर कोई भी कंपाउंड हमने सिंथेसाइज करवाया, उसके लिए क्या, आइसोलेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है कि हम इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वालिटेटिवली क्या है कि कितने सैंपल मौजूद है, क्वांटिटेटिवली क्या है कि कितना सैंपल मौजूद है, यानी कि कितना सैंपल हमने अलग किया, यानी कि दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ये इसके कुछ डिफरेंट से
बेसिक से यूज़ थे जो हम कर सकते हैं। इसी तरह कोई मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के अंदर उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम कर सकती है, प्रॉब्लम भी तो हो सकता है ना कि किस तरह इसका है। प्रॉब्लम्स उस वक्त आ सकता है कि जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि पेपर कोई हमारा जो सैंपल है वो क्या है एसिडिक इन नेचर के अंदर है, क्या है, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर के अंदर है, जो जिसके ऊपर हमने क्रोमेटोग्राम डेवलप करवाया, पेपर करवाया, इसी को क्या कर दे, वो डैमेज कर दे, इसको क्या कर देगा, वो डैमेज कर देगा। तो फिर हम इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि कोई हमारा सैंपल क्या है एसिडिक इन नेचर के अंदर आ गया या इस हवाले से कुछ आ गया, तो ये इसका क्या है, प्रॉब्लम है या डिसएडवांटेज है, हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर एसिडिक नेचर ना हो या हाईली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद ना हो जो पेपर को डैमेज करेगा, हम वो इसके अंदर अपने सैंपल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं या उसको कैरिड आउट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये था किसके बारे में, क्रोमेटोग्राफी के हवाले से। इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।